वेलकम एवरीवन। तो आज आप लोगों को जो आपकी जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे, गणित शिक्षण की विधि। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज की इंपॉर्टेंट क्लास क्यों होने वाली है, क्योंकि मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसे पढ़ाने का मेथड होता है जिसे हम लोग टीचिंग मेथड कहते हैं, और ये किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं उसको पढ़ाने किस तरह से पढ़ाएं जो बच्चे को आसानी से समझ में आए, तो इसी कारण से शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप सबों का स्वागत है ना, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में। तो आज से टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को ऐप पे भी देख सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो आज से क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कंप्लीट डिटेल इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग पहले जानते हैं कि टीचिंग मेथड क्या होता है या विधि क्या होती है। मैं बता देना चाहता हूँ कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति संभव। जैसे आप कोई लक्ष्य बनाए हैं, आपको पढ़ाना, आप शिक्षक हैं, तो एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक विधि बनाए, एक प्लान बनाते हैं, एक मेथड अपनाते हैं ना। विधि के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को क्रम में रखना आता है। यह एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया, भी क्रम एक सीक्वेंस में। घर में हम लोग हमारे सामान रखते हैं सजा के, तो पढ़ाने का भी मेथड, किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं, किसको कौन दिक्कत है, उसके समस्याओं को देखते हुए उस विधि का अपनाया जाता है। शिक्षकों के द्वारा कार्य किए जाते हैं जिनका सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो भी आपका लक्ष्य शिक्षकों का लक्ष्य है बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना, और विद्यार्थी का लक्ष्य क्या है, उस चीज़ को सीखे हुए चीज़ को आगे में इम्प्लाई करना, उसे यूज करना। ओके, तो वो लक्ष्य प्राप्त करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैथ्स की क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से बच्चों को अलग अलग मेथड से पढ़ा सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, एक और डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। नॉर्मली ये हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण में सीखने और सिखाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण विधियों के ही प्रयोग से बालक गणित के अध्ययन में रुचि लेता है तथा उनको यह विषय जटिल तथा नीरस भी नहीं लगता था, उनका शिक्षण कार्य त्रुटि रहित रहता है। कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे कोई बच्चे हैं, तो अगर वो इस तरह से पढ़ते हैं और शिक्षक उस तरह से सभी मेथड्स को अप्लाई करते हैं, किस बच्चे को किस चीज़ का समस्या है, क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों में जो समस्याएं होती है, समझने में जो परेशानी होता है, उसे वो दूर कर पाते हैं। तो सही मेथड का प्रयोग किसी भी पढ़ाई को करने के लिए आवश्यक है, और उसका कहाँ पे किसका ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षक को ये चीज़ को समझना है। तो आज हम लोग कुछ मेथड्स की चर्चा करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं मैथ्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। गणित शिक्षण से संबंधित प्रमुख विधियां अनेक हैं। तो सबसे पहला जो विधि आने वाला आपके सामने वो है आपका आगमन विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो क्लास होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट। आगमन विधि का प्रत्येक एग्जाम में शिक्षक संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है उससे आगमन निगमन से क्वेश्चन आना है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसके बारे में समझेंगे। आप जो सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस, अंग्रेजी, है ना, तो सबको लेके हम लोग चलेंगे, लेकिन साथ साथ मैथ्स को पहले फोकस करते हुए। तो आप लोग अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आज, है ना। तो इसमें क्या है, आगमन विधि, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड। अ मेथड ऑफ डिस्कवरिंग जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम पार्टिकुलर फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। करने का मतलब क्या हुआ है, ऐसी जो प्रक्रिया है जो कि क्या करता है, जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल के द्वारा, मतलब तथ्यों और उदाहरणों का प्रयोग करके समान नियम की खोज करना आगमन विधि। जैसे कि बच्चे को कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन उस उदाहरण के द्वारा कोई सीख जाते हैं। आगमन से मतलब क्या होता है, औ से, अगर हम लोग हर्षऊ करते हैं, हर्षऊ से उदाहरण होता है, तो उदाहरण से नियम की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें विषय से सामान्य की ओर सूत्र पालन किया जाता है। मतलब कि विशेष से सामान्य, कोई चीज़ विशेष स्पेसिफिक है, उससे जनरल वे में चलते हैं। लैंडर महोदय ने इस विधि के बारे में बहुत बात कहा है, उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। उसका कहना यह है कि स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनमें
उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत से हम उसे उदाहरण देंगे अलग अलग चीज़ों, और उस उदाहरण को समझते, उस पैटर्न को समझते समझते बच्चे उस नियम को समझ जाते हैं जो हम बताना चाहते हैं। इससे बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं क्लास में। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। तो आगे इसको मैं समझाता हूँ, कुछ उदाहरण देकर के मैं समझाऊँगा आप लोगों को। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए कुछ चीज़ लेते हैं, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि 1 + 3 = क्या होता है? 1 + 3 = 4 होता है, 3 + 5 = 8 होता है, 5 + 7 = 12 होता है, 7 + 9 = 16 होता है। बच्चों को इस पैटर्न को हम दिखाएंगे, एक नंबर पैटर्न को, ठीक है। तो बच्चे क्या देख रहे हैं कि 1 और 3 क्या है? ऑड नंबर, विषम संख्या है। दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है हमारा? दो विषम संख्याओं के जोड़ने से हमें सम संख्याएं 4 प्राप्त हो रही है। यहाँ पे 3 और 5 विषम संख्या हैं, ऑड नंबर है, इसे जोड़ते हैं तो हम लोग इवन 8 प्राप्त हो रहा है। 5 + 7 को जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त हो रहा है, जो कि 2 और नंबर को एडिशन। तो इससे एक पैटर्न बन जाता है कि बच्चे ये समझ जाएंगे किसी भी दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या होता है? सम संख्या प्राप्त होता है। तो ये नियम हो गया उसके लिए, और ये उदाहरण से वो बच्चे सीखे। यही इस विधि का सबसे बड़ा खासियत होता है। जब बच्चे बार बार इसे पूरा करके अवलोकन करेंगे, है ना, स्वतः निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें विषय संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। क्लियर है? अब आगमन विधि का प्रयोग अध्यापक करते हैं, वह छात्रों को नियमों को, सिद्धांतों, परिभाषाओं, परिकल्पनाओं कराने की कोशिश करते हैं। इस विधि में सामान्यतः 3 सूत्र होते हैं। नॉर्मली 3 जो फार्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं? ये भी डायरेक्ट आपका ऑप्शंस में एग्जाम में बहुत बार सीटेड आया है, आपके अलग अलग एग्जाम में आया, तो इसको जान लीजिए। ज्ञात से अज्ञात क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगमन विधि में। विशिष्ट से समान की ओर बढ़ते हैं। आपके ऑप्शंस में उल्टा पुल्टा के दे देगा, तो आप लोग को दिमाग में सेट करना है। ज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ जान रहे हैं उसके बाद अज्ञात चीज़ों की तरफ बढ़ना है। विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल चीज़ है, उसके बारे में जान रहे हैं, उसके बाद हम लोग समान जनरल में जाएंगे। और स्थूल से सूक्ष्म होता है क्या? जो विशाल चीज़ है, उसके बाद हम लोग सूक्ष्म चीज़ों के तरफ बढ़ेंगे। तो ये आगमन विधि का 3 सूत्र है। आप लोग इसको ध्यान से समझ जाइए, और आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और आगमन विधि में निम्न पदों का प्रयोग होता है। अध्यापक अलग अलग पद का प्रयोग करते हैं। वो पद क्या है उसे मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। उदाहरण को प्रस्तुत करना, सिंपल सा बात हम पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी चीज़ को पढ़ाने के लिए उसे एग्जाम्पल देंगे। सपोज अगर हम इवेन नंबर पढ़ा रहे हैं बच्चे को कि इवेन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इवेन नंबर अगर बच्चे नहीं जान रहे हैं तो मैं बताऊँगा 2, 4, 6, 8, ये सब एग्जाम्पल देंगे, और सब में डिफरेंस है। तो लास्ट में इसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चे को बताएंगे, जो तो बच्चे समझ जाएंगे। और 2, 4, 8, 6 ये सब जो है, ये सब 2 से कटने वाला संख्या है, और ये क्या है? इवेन है। फिर इसी तरह से ऑड नंबर सिखाएंगे, 1, 3, 5, 7 इस एग्जाम्पल दे करके हम लोग ऑड नंबर का नियम, सिद्धांत उसे बता सकते हैं। निरीक्षण कार्य करना, इसमें बच्चे को निरीक्षण करते हैं, बच्चे अपने से मूल्यांकन करते हैं, सामान्यीकरण, जनरलाइज करते हैं चीज़ों को वो समझते हुए, और सत्यापन, लास्ट में वो उसे सत्यापित भी करते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगमन विधि गुण, आपको पता है कि कोई भी मेथड उसका गुण और अवगुण होते हैं, उसका उपयोग होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी विधि पढ़ा रहे हैं बच्चों को किसी विधि से, उसका कुछ ना कुछ गुण और दोष तो होगा ही। तो आगमन विधि का जो है आपका जो गुण है, मेरिट्स है, उसे जानते हैं। इस विधि द्वारा बालक स्वयं परिश्रम करने की नवीन नियमों की खोज करता है, इसलिए ज्ञान अस्थायी होता है। इसमें क्या होता है? जैसे बच्चे को हम कुछ उदाहरण देते हैं, उसके बाद अगर वो नियम बनाते हैं, कोई सिद्धांत को समझते हैं, कोई परिभाषा को जानते हैं, तो इससे उसका ज्ञान अस्थायी होता है। और कोई भी चीज़ अगर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, स्वयं करते हैं, तो वो ज्ञान हमें अधिक दिनों तक रहता है और हम अच्छी तरह सीखते हैं। तो पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा, तो क्या हो गया? तो इसमें आपका इस विधि में छात्र मनोवैज्ञानिक ढंग को अपनाकर ज्ञान प्राप्त करता है। आगमन विधि एक गुण क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल मेथड है ये, इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ये सही भी है मेथड। तो आगे दूसरा जो पॉइंट है हमारा, इस विधि द्वारा जो होता है, इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास को होता है। ताकि जो भी काम अगर आप अपने से कीजिएगा तो क्या होगा?
आत्मनिर्भर बनेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा आपको, और आपका विश्वास जो है बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा गुण होता है आगमन विधि का। दूसरा होता है अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन मिलता है कि किस तरह से खोजें नहीं खोजें। इसमें क्या है कि बच्चे उदाहरण से नियम जाते हैं तो बहुत तरह का खोज करते हैं, जिससे उससे क्या होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब एक और है आपका यहाँ पे कि प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होने के कारण विषय रुचिकर होता है। जैसे क्या होता है कुछ अगर वो डायरेक्ट वो क्या कहते हैं प्रत्यक्ष, जैसे उदाहरण उसे मिला उससे वो नियम बनाए तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। उससे उसका क्या होता है ज्ञान रुचिकर होता है, इंटरेस्टेड होता है बच्चा उस चीज़ को सीखने में ना। नया नया एग्जाम्पल से बच्चे अगर कोई नियम बनाएंगे तो उसे बहुत ज़्यादा मन लगेगा, तो रुचिकर हो गया। अब जैसे आगमन विधि के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको गुण बताए हैं, तो आप लोग को समझ में आया क्या होगा। अब हम लोग दोष की तरफ चलते हैं। तो जो कुछ डिमेरिट्स जो होते हैं, सभी में डिमेरिट्स होते हैं, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सभी में होता है। तो आपको उसके मेरिट्स को लेना है, डिमेरिट्स को लेना। तो यहाँ पे हम आज के दोष को भी जानते हैं, तो कौन कौन से दोष हैं। तो आगमन विधि के जो दोष हैं उसे देखिए। ज्ञानार्जन बहुत धीमा गति से होता है, कि बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इस विधि में शिक्षक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता है। क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं, आपको ज्ञानार्जन बहुत धीमा इसलिए होता है कि बच्चे इसमें अधिक समय लगाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से द्वारा हम कुछ बता रहे हैं तो क्या होगा कि बच्चों को समय ज़्यादा लगेगा कोई भी चीज़ को करने में, तो इसलिए ज्ञान धीमा होता है, सीखने में लेट लगता है। उसका अधिक क्या होता है कि समय अधिक लगता है। समय अधिक लगने की बात यह होती है कि बच्चा जो काम करेगा उसमें उदाहरण से फिर नियम बनाएगा, नियम से फिर उससे समझेगा, फिर उससे उदाहरण समझेगा, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है। इस तरह से करने से क्या होता है, अच्छा तो है लेकिन इससे सिलेबस सही समय पे पूरा नहीं हो पाता है। इसमें अध्यापक निष्क्रिय हो जाते हैं। ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, इसमें अध्यापक क्या है कम वर्क करते हैं कि बच्चे को उदाहरण दिए, उदाहरण से बच्चे नियम बनाते हैं, तो शिक्षकों का महत्व इसमें क्या होता है कम हो जाता है, और बच्चे निष्क्रिय मतलब शिक्षक निष्क्रिय हो जाते हैं, कम काम करने लगते हैं। ये इसका दोष है। और सभी विषय वस्तु नहीं पढ़ाई जा सकती। एक और बात इसमें क्या हो जाता है कि इस मेथड से आप कहिए कि हम सभी विषय वस्तु को पढ़ा देंगे, ये संभव नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिससे इसको हम नहीं पढ़ा पाते। क्लियर है? अब देखिए, अब मैंने सब कुछ बता दिया कि इसका गुण क्या है, दोष क्या है, क्या क्या सूत्र है, लेकिन इसका उपयोग अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अगर मैथ्स पढ़ाना चाह रहे हैं तो इसका कुछ उपयोग होगा। तो इस विधि का उपयोग में आएगा रेखा गणित शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण। जो भी रेखा गणित वाले सवाल होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बच्चे उदाहरण से ज़्यादा समझ पाते हैं इसमें। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल याद करने के लिए सूत्र की स्थापना करना, कि आयत का आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है या फिर आपका उसका एरिया निकालना है, सभी के लिए ये लाभकारी होता है। बच्चे उदाहरण से अगर 3-4 दिए तो इसका अगर किसी का हम बोल देंगे 24 है तो एरिया, तो उसका क्या होगा, अगर लेंथ कितना दिया हुआ तो विड्थ क्या होगा। तो इस तरह से बच्चे फार्मूला निकालना सीख लेते हैं। क्लियर है? बीज गणित के सूत्र की स्थापना करना, बीज गणित के सूत्र भी बनाने में से बहुत ही लाभ देता है, तो इसका ये उपयोग हो गया। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो होता है ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट, उसे भी बनाने में बच्चों को इससे लाभ होता है। तो ये विधि बहुत ही हद तक मैथ्स को पढ़ाने में अच्छा है। चलिए, तो आपको आगमन विधि समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है रूट संख्याओं को ज्ञान, रूट जो कि ये सब सिखाने में भी उसे लाभ प्राप्त होता है कि रूट संख्या कैसे सिखाएंगे। त्रिभुज के कोणों का योग करना, कितने कोण हैं इसे नापने के लिए, है ना, इसका योग करने के लिए, ये सब भी आपको उसको बच्चों को इस विधि से हम पढ़ा सकते हैं। तो ये सब इसका उपयोग है आगमन विधि का, है ना। अब आते हैं इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो जस्ट इसके अपोजिट है, वो है निगमन विधि। आपको आगमन विधि के समझ में आ गया सब बात। अब आते हैं हम लोग निगमन विधि, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए दोनों मेथड। तो निगमन विधि क्या है उसे हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। अ मेथड ऑफ अप्लाइंग यूजिंग जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू फाइंड आंसर्स टू अ प्रॉब्लम। मतलब इसमें जो है किसी समस्या का समाधान के लिए हम लोग नियम या उदाहरण, वहाँ पे उदाहरण की जगह क्या देते हैं, नियम देते हैं, कोई हम लोग फार्मूला परिभाषा बताते हैं। क्लियर है? जैसे निगमन विधि आगमन विधि की उल्टा होता है, मैंने बताया जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें भी लैंडन जी ने कहा है निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा, कोई भी चीज़ के लिए
जैसे नियम है तो नियम से उदाहरण, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। नियम मतलब परिभाषा नियम से उदाहरण, ये नियम से उदाहरण की तरफ चलता है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे क्या होता है, एक परिभाषा या नियम सिखाया जाता है और फिर उसकी व्याख्या की जाती है। उसके बाद उसमें क्या होता है, अंत में तथ्यों का प्रयोग, अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूरी तरह स्पष्ट किया जाता है। जो कि फैक्ट्स है उसे प्रयोग करके तब लास्ट में उदाहरण देते हैं। क्लियर है? जैसे अगर हम लोग वही जो हम पढ़ा रहे थे तो मैं ये बोलता कि 4 किस किस संख्या को जोड़ने से प्राप्त होगा, 3 + 1 से भी होगा, 2 + 1। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ का क्या करेंगे, उसे नियम बताएंगे, है ना। इवेन संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम लोग 2 से भाग पूरा कट जाए तो वो इवेन नंबर है, क्या है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो उसे हम पहले वो नियम बता देंगे, सम संख्या विषम संख्या, उसके बाद फिर सब कुछ उदाहरण देंगे। तो ये निगमन विधि के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। इस विधि में जो सूत्र हैं, सूत्र क्या है वो हम लोग जानते हैं, जस्ट इसका अपोजिट भी होता है। तो 3-4 सूत्र है, उसे आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, जस्ट आगमन का अपोजिट होगा, उसमें ज्ञात से अज्ञात है, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जानेंगे। मतलब जो चीज़ नहीं जानते हैं उसे पहले जानेंगे, फिर ज्ञात की चीज़ें जानेंगे। फिर समान से विशिष्ट की ओर चलेंगे, इसमें समान से विशिष्ट की ओर चलते हैं। सूक्ष्म से स्थूल में छोटा चीज़ों से बड़ा चीज़ों की तरफ चलते हैं, ये फार्मूला है इसका। सिद्धांत से उदाहरण की ओर, मतलब सिद्धांत मतलब परिभाषा, नियम, ये सब के बाद हम लोग तब क्या करते हैं, उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसका ये क्या है, नियम। अब है निगमन विधि के कुछ गुण भी हैं, उससे हम लोग जानेंगे गुण क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। तो पहला है, इस विधि में समय की बचत होती है, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल कराए जा सकते हैं, इसलिए अध्यापक इस विधि का अधिकतर प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होगा, इस विधि में फार्मूला बता दे, उस फार्मूला पे आपको सवाल बनाना है। एक फार्मूला, एक उदाहरण बताए एग्जाम्पल से रिलेटेड मैथ्स का, और उसी पैटर्न पे आपको 10 सवाल बनवाना है। तो इससे समय कम लगता है, ये इसका लाभ है। फिर दूसरा लाभ क्या हो जाता है, इससे एक और लाभ हो जाता है कि इससे छात्रों को स्मृति में वृद्धि होती है, मेमोरी पावर से बढ़ता है, बच्चों का सूत्र याद करता है। क्योंकि बार बार x+ ना, हम लोग बच्चे को सिखाते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो बच्चे तुरंत याद कर लेते हैं, a² + b² + 2ab, इस तरह से याद करवाते हैं। तो ये जो फार्मूला जो याद करवाते हैं, बच्चे का मेमोराइजेशन ज़्यादा होता है, रोट लर्निंग का इसमें इंक्रीमेंट होता है, रटंत बुद्धि बढ़ता है। क्लियर है? ये इसका एक प्रॉफिट हो जाता है। बार बार अभ्यास से यह विधि अधिकतर लाभप्रद है, और इसी विधि को हम बार बार उपयोग करते हैं तो ये लाभकारी हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हो गया आपका निगमन विधि, नियम से उदाहरण। अब इसके कुछ दोष हैं, दोष तो सभी विधि में है, तो दोष कुछ ज़्यादा है निगमन विधि में, इसलिए इसका उपयोग कम करते हैं। लेकिन अभी जो हमारे देश में अधिकतर इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग उतना आगमन की तरह अच्छा नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग कम ही कहें सही है। तो इसमें हम फिर भी देखते हैं क्या क्या है। निगमन विधि के दोष क्या क्या हैं उसे जानते हैं। पहला दोष आपका ये है कि इस विधि में छात्र नियमों व सिद्धांतों का ज्ञान प्रयत्न व परिश्रम से प्राप्त नहीं करता है। प्रयत्न और परिश्रम नहीं करता है, आसानी से अध्यापक उस सूत्र को पहले ही बता देते हैं, पहले ही कोई सूत्र बता दिए, इस पे 10 सवाल बनाइए। तो इस तरह से क्या होता है, छात्र की जिज्ञासा, तर्क, विचार और शक्ति, ये सब में क्या होता है, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। स्वाभाविक बात है, हम एक फार्मूला बता दिए, हम एक नियम बता दिए, उसी पे 10 सवाल बनेगा, तो बच्चे उस चीज़ को खोज नहीं पाते हैं, बस उस पर वो जैसे बता दे उसी पे बनाते हैं, तो उसका ये सब का जो तर्क, विचार, ये सब विकास नहीं हो पाता। क्लियर है बातें? ये इसका एक पहला दोष हो गया। और भी बहुत सारे दोष हैं, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अपूर्ण व अस्पष्ट होता है। इस विधि जो मतलब निगमन विधि से जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो एक तरह से तो क्या होता है, अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है, और प्राप्त ज्ञान अपूर्ण वो अस्पष्ट होता है, मतलब वो अपूर्ण होता है और वो अच्छी तरह से स्पष्ट होता है। यह विधि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर हम फार्मूला बताएंगे, है ना, परिभाषा याद कर लेना, फार्मूला याद कर लेना, उस पर सवाल बनेगा, है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, बच्चे रटने लगते हैं चीज़ों को, और रटने, मैथ्स तो रटने वाली चीज़ है नहीं, तो इस विधि का प्रयोग हम लोग मैथ्स में नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट आपका दोष है, इससे छात्रों में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना पैदा नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक जो बताए नियम उसी को आपको मानना है। तो बच्चे को कभी लगता है कि सर जो नियम बताए वो हम भूल तो नहीं गए, फार्मूला a+b का होल स्क्वायर क्या था। तो इस तरह से क्या होता है, चीज़ें बच्चे भूलने लगते हैं और उससे जो आत्मविश्वास जो है या आत्मनिर्भरता जो था, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो पहले था आगमन विधि की तरह, वो नहीं रह पाता है। क्लियर है बातें? ये इसका एक लॉस है। एक और लॉस होता है क्या इसमें, कि इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, कि बच्चे वैज्ञानिक हो जाएं, ये नहीं। क्योंकि बच्चे तो सिंपल बात है, जो चीज़ बता दिया फार्मूला स्ट्रक्चर, उसी पे आपको 10 चीज़ें बनाना है। तो इसका जो वैज्ञानिकरण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्लियर है बातें? ठीक। अब इस विधि का प्रयोग, इस विधि का उपयोग, अगर हम ये विधि पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग निगमन विधि पढ़ रहे हैं तो इसका क्या उपयोग होगा उसे हम लोग जानते हैं। तो पहला, यह विधि बीज गणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति के शिक्षण में उपयोग करता है। त्रिकोणमिति सब में फार्मूला होता है ना आपका, साइन कोस टेन कोसेक, ये सब तो फार्मूला है। तो ये सब फार्मूला आपको जानिएगा तो आसान हो जाता है मैथ्स बनाना। तो ये सब का वहाँ पे बीज गणित में भी हो गया, रेखा गणित में भी हो गया, सब प्रयोग अधिक होता है। फिर क्या होता है, सूत्रों की मदद से परिमाप, क्षेत्रफल, व्यास, परिधि, ब्याज आदि ज्ञात करना आसान होता है। आपको पता होगा, क्षेत्रमिति सब पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे फार्मूलाज पता होना चाहिए, है ना। गोला का फार्मूला, बेलन का, शंकु का, वहाँ पे आपको वृत्त का, तो इससे आपको सवाल बनाना आसान होता है। तो ये यहाँ पे प्रयोग करते हैं हम लोग। आ गई बात समझ में? तो आगमन और निगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग निश्चित समझ गए होंगे। और एक बार नहीं, अगर आपको समझ में आता 2 बार देखें, कोई डाउट होता है तो आप लोग फीडबैक दें, कमेंट करें, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा मेथड है वो है विश्लेषण विधि। अब आ गए हैं हम लोग विश्लेषण। ये भी विधि मैथ्स को पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है उस चीज़ को आप लोग जानिए कि विश्लेषण, एनालिटिक मेथड, जैसे कोई चीज़ हम लोग किसी चीज़ पर विश्लेषण करते हैं। अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसे क्या करते हैं, एनालिटिक करते हैं, अलग अलग खंडों में तोड़ते हैं ना। जैसे कोई एक बड़ा सा समस्या है, इस बड़े से समस्या को हम लोग क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे भागों में बांटते हैं और तोड़ तोड़ के उसे बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो इसे ही बोलते हैं हम लोग विश्लेषण विधि। तो इसको और डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे अभी। जैसे आप लोग को मैं ले जाता हूँ आपको डिटेल चर्चा पे, आप लोग चलिए यहाँ पे देखिए। सिंपल आपको डेफिनेशन बताता हूँ। विश्लेषण विधि से क्या होता है वो जानिए आप लोग। इसमें क्या होता है, विश्लेषण विधि से तात्पर्य है किसी भी समस्या की तह तक पहुँचना। अगर कोई समस्या है, मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसका तह तक, उसके जड़ तक पहुँचेंगे तथा समस्या का हल सुविधापूर्वक खोजने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में, मैंने पहले बताया था, जो कोई बड़ा समस्या उसे छोटे छोटे भागों में हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। फिर उसे विभक्त किया, छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है और इस तरह अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुँचते हैं हम लोग। या अज्ञात चीज़ें था तो उसे ढूंढते ढूंढते हम लोग ज्ञात चीज़ों तक पहुँच पाते हैं, उस समस्या का हम लोग समाधान कर पाते हैं, है ना। अब है क्या, इस विधि के गुण भी हैं। प्रत्येक विधि के गुण हैं, तो इस विधि के भी कौन कौन गुण हैं मैं उससे बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखिए इस विधि के गुण क्या है। पहला, यह सीखने की एक तार्किक एवं वैज्ञानिक विधि है। इसमें एक चिंतन करना पड़ता है, विश्लेषण को भी जिस पे आप लोग क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिटिक करते हैं, तो वहाँ पे तर्क लगाना पड़ता है। वैज्ञानिक विधि है। विश्व की समस्त घटनाओं एवं क्रियाओं के पीछे छिपे कारणों का इस विधि द्वारा पता लगाया जाता है। कोई भी चीज़ होता है तो उसका हम लोग विश्लेषण करके पता करने, आखिर उसे क्या कारण से ऐसा हुआ, है ना। समस्त वैज्ञानिक खोजें इसी विधि पर है। जो भी आपका इन्वेंशन होता है, नया जो खोज होता है, तो वो सब इस पर डिपेंड करता है। आगे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। समस्त वैज्ञानिक खोजें हो गया। इस विधि में छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। कहा जाता है कि इसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं, चूँकि इसके पीछे कारण क्या है। इसका कारण ये है कि इस विधि में कैसे वाक्यों का उत्तर खोजते हैं। आखिर ये चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये सब समझ विश्लेषण करते हैं। अतः इससे छात्रों की कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय आदि मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस तरह से बच्चों का ये सब का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है।
अब एक और बातें हैं क्या, वो मैं बताता हूँ आपको कि इस विधि द्वारा जो होता है, इस विधि द्वारा छात्र खोज की विधि में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और जीवन से संबंधित गणित की समस्याओं को हल करने का तरीका सीखते हैं। कि अगर हम लोग कोई चीज़ खोज करते हैं, कोई विश्लेषण करते हैं, तो जीवन में उसका क्या है, रियल लाइफ में क्या यूज है, उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। इस विधि से कार्य करने से छात्रों में मौलिकता आती है। अगर इस विधि से हम लोग कार्य करते हैं तो हमें मोरलिटी भी आता है, मोरल डेवलपमेंट भी होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए और भी कुछ पॉइंट है, एक दो मैं बता देता हूँ आपको। इस विधि द्वारा सीखा ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि इस विधि में छात्र स्वयं अपने प्रयास से ज्ञानार्जन करने का अवसर प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है, छात्र अपने से कुछ करना शुरू करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसका ज्ञान अस्थायी होने लगता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया इसका विश्लेषण विधि का गुण क्या है। अब इससे कुछ कुछ दोष भी हैं, उसे मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब है विश्लेषण विधि के दोष, क्या क्या इसमें डिमेरिट्स। विश्लेषण स्वयं एक कठिन प्रक्रिया है। आपको पता है कि कोई भी विश्लेषण करेंगे तो कठिन होगा, इसलिए छोटे बच्चों को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। विश्लेषण करने में अधिक समस्याएं होगी, समय अधिक लगेगा, छोटा बच्चा के लिए ये क्या होगा, लाभकारी नहीं हो पाता है। क्लियर है? दूसरी बातें क्या है कि इस विधि में शक्ति एवं समय दोनों ही अधिक लगते हैं, प्रायः बच्चे ऊब जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें अधिक विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो प्राइमरी स्टेज में है उसमें अधिक लाभकारी नहीं हो पाता है, बच्चे उबने लगते हैं, तो इसका उपयोग वहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। क्लियर है? और कुछ बातें हैं वो मैं बताता हूँ आपको कि इस विधि द्वारा जो होता है सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है। कि चाहेंगे हम कि सभी सब्जेक्ट पढ़ा दें इस विधि से, ये नहीं हो पाता है। सभी चैप्टर पढ़ा दें, ये नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। और यह कहा जाता है ये अमनोवैज्ञानिक विधि भी है। ऐसी भी बात है कि जो आपका विश्लेषण मेथड होता है वो अमनोवैज्ञानिक होता है, क्योंकि इसमें विश्लेषण अधिक क्या रहता है, बिना किसी साक्ष्य के, तो कभी कभी ये अमनोवैज्ञानिक विधि के रूप में भी इसे रखा जाता है। अब अगर हम लोग विश्लेषण विधि पढ़े हैं तो इसका उपयोग भी पढ़ेंगे, जैसे सब में पढ़ रहे थे हम लोग, इसका सभी का उपयोग होगा। तो आप लोग जो नए हैं, आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ अगर ऐप पे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इस विधि के जो उपयोग हैं, वो उपयोग क्या है कि जब किसी साध्य मतलब थ्योरम जो होता है आपका को हल करना हो, अगर किसी थ्योरम को हल करना है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को विश्लेषण, जैसे पाइथागोरस प्रमेय हो गया, अलग अलग रूल्स अगर हम लोग सिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे इस मेथड का प्रयोग करते हैं। जब रेखा गणित में कोई रचना कार्य करना हो, अगर किसी चीज़ का रचना करने के बाद होती है, वहाँ पे भी विश्लेषण किया जाता है अलग अलग तरह से। ठीक है? फिर जब गणित में किसी नवीन समस्या का हल करना हो, जब अंकगणित में किसी नवीन नया समस्या का हल करना हो, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये सब आपका क्या था, विश्लेषण विधि के उपयोग थे। तो समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, मैं उसको एक समराइज करता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, आगमन विधि, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित शिक्षण की विधि पढ़ रहे हैं। फिर पढ़े हम लोग निगमन, फिर पढ़े हम लोग विश्लेषण। ये 3 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, और भी कुछ मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, तो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है मैथ्स के एग्जाम के लिए, मैथ्स पेडागोजी के एग्जाम के लिए, और भी बहुत सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपको लाभ करेगा। तो आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।